जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिटफाट है। वी आर फाइनली बैक विद अ व्लॉग। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं जनाब मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आने वाले दिनों में और कल के एनटीएस के टेस्ट में, कॉम सेट के टेस्ट में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सब लोगों के लिए। अगर आपका कल का टेस्ट है, आपका अगर 20 जुलाई को टेस्ट है, 21 जुलाई को टेस्ट है, कॉम सेट से कोई भी टेस्ट है या फिर एयर का टेस्ट है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव पोर्शन का मैक्सिमम पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे और जो मैं एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं इस वीडियो में, ये रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज आप लोगों को आने वाले एनटीएस में भी देखने को मिलेंगे। यार अभी तक लाइक नहीं किया ना वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो और हाँ, उन दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करो जिनका आने वाले दिनों में एनटीएस है और कॉमसेट का टेस्ट है। सबसे पहले एमसीक्यू हम देखते हैं, वो ये कह रहा है जनाब, चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। Assume we can change the equilibrium state of a system via two different processes। अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई एज्यूम करो कि हम इक्विलिब्रियम स्टेट दो सिस्टम की चेंज कर सकते हैं दो प्रोसेसेस से। एज्यूम दैट द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट आर द सेम। वो ये कह रहे हैं भाई एज्यूम कर लो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। विच ऑफ द क्वांटिटीज डेल्टा यू, डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू एंड डेल्टा टी मस्ट बी सेम फॉर द टू प्रोसेसेस। अच्छा जी, अब इस एमसीक्यू में वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई आपने एज्यूम करना है कि इक्विलिब्रियम स्टेट है वो हम चेंज कर रहे हैं दो डिफरेंट प्रोसेसेस से, ठीक है। और आपने ये भी एज्यूम करना है कि जो इनिशियल और द फाइनल स्टेट है वो सेम है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द क्वांटिटीज, कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं डेल्टा यू, डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू एंड डेल्टा टी में से जो कि सेम होनी चाहिए फॉर द टू प्रोसेसेस, ठीक है। कौन कौन सी चीजें सेम होनी चाहिए? ऑप्शन ए देखें ओनली डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू, ऑप्शन बी देखें ओनली डेल्टा यू एंड डेल्टा टी, ऑप्शन सी देखें ओनली डेल्टा क्यू एंड डेल्टा टी और ऑप्शन डी देखें ओनली डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू। इसका आंसर नीचे कहीं लिखा हुआ भी होगा, ओनली डेल्टा यू एंड डेल्टा टी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओनली डेल्टा यू एंड डेल्टा टी। इन एनी प्रोसेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, डिपेंड अपॉन द इनटेक एंड एग्जॉस्ट टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन द वेदर द काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज 100%। तो भाई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, काफी दफा रिपीट हो चुका है। तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है वो ये है कि भाई डिपेंड्स अपॉन द इनटेक एंड द एग्जॉस्ट टेम्परेचर, ठीक है जी। जिसके आंसर अब आगे मार्क नहीं हुए उनके आप लोगों ने खुद बताने हैं। खैर मैं एंड ऑफ द वीडियो आंसर्स बताऊंगा भी, लेकिन आप लोगों ने खुद भी तुक्के लगाएं या जो मर्जी करें, आप लोगों ने कमेंट्स में आंसर्स बताने और फिर आप चेक करें कि एंड पे कुछ जो मैंने आंसर बताए हैं कि वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। In an isothermal change, internal energy options and decreases, increases, becomes zero या remains constant। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं। A thermos bottle containing hot coffee is vigorously shaken। सही है जी। Consider coffee as a system, then its temperature, option A increases, option B decreases below than 0 degrees Celsius, option C remains the same, option D decreases। Maximum work can be obtained in the process called option A cyclic, option B isothermal, option C adiabatic and option D isochoric। A heat in an engine takes in 800 joules of heat at 1000 Kelvin and exhausts 600 joules of heat at 400 Kelvin। What is the actual efficiency of the engine? Efficiency का फॉर्मूला लगाएं। ऑप्शंस देखें, 25%, 40%, 50% या 75%। इन सब के आंसर्स मैं एंड पे बताता हूँ, लेकिन आप खुद से भी आंसर्स कमेंट्स में लिखना शुरू कर दें ताकि आप लोगों को पता लग सके कि भाई कितनी तैयारी है मेरी। If the temperature of the heat source is increased, the efficiency of Carnot engine, option A increases, option B decreases, option C remains constant, option D first increases then becomes constant। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ऑप्शन ए 273.16 डिग्री फेरेट, ऑप्शन बी 372.16 डिग्री 16 केल्विन, ऑप्शन सी 273.16 डिग्री फेरेट और ऑप्शन डी 273.16 केल्विन। जल्दी से इसका आंसर बताएं। और ये मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। और हाँ, रात को एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और प्रीमियम वीडियो आ रही है, तो इस वीडियो पे जितना सपोर्ट दिखाओगे उतनी जल्दी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। अ रियल गैस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू एन आइडियल गैस एट ऑप्शन ए लो डेंसिटी, ऑप्शन बी हाई डेंसिटी, ऑप्शन सी हाई प्रेशर और ऑप्शन डी लो प्रेशर। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज टू बी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज कर दिया जाए 4 टाइम्स तो क्या होगा भाई? Temperature of the pressure must be double, at temperature and the pressure must be double, at constant pressure the temperature must be increased by 4 times, at constant temperature the pressure must be increased by 4 times, it cannot be increased। जल्दी से इसका आंसर बताएं। In which of the systems listed below is the entropy decreasing? Option A, a gas is cooled, option B, a plate is shattered, option C, an egg is scrambled, option D, a drop of ice diffuses in the cup of water।
तो अब इनके एमसीक्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले लास्ट वाला देखते हैं, इन विच ऑफ द सिस्टम्स लिस्टेड बिलो इज द एंट्रोपी डिक्रीजेज, यानी कि एंट्रोपी डिक्रीजिंग किस प्रोसेस में होती है, अ गैस इज कूल्ड में, ठीक है जी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर है जनाब, इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखें, इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज टू बी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, अगर वॉल्यूम जो है गैस का वो बढ़ रहा है 4 टाइम्स, तो भाई क्या चीज इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीज 4 टाइम्स, ठीक है जी। एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, ठीक है जी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अ रियल गैस इज अप्रोक्सीमेटेड टू आइडियल गैस एट, रियल गैस जो है वो अप्रोक्सीमेट की जाती है आइडियल गैस में, कौन से प्रोसेस पे, लो डेंसिटी पे। सो लो डेंसिटी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या था, अब आप लोग अपने आंसर्स भी वेरीफाई कर दें जो आप लोगों ने कमेंट्स में दिए, वो है 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये सवाल काफी दफा रिपीट हुआ है, नेट 3 में भी आया, 2023 के नेट 7 में आ चुका है, 2022 के नेट 10 में, नेट 8 में, नेट 4 में आ चुका है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द हीट सोर्स इज इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन, यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाता है तो एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की भी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीजेज इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर जो आपने एफिशिएंसी निकालनी थी, एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला मैं आप लोगों को पीछे नीचे डिटेल में दिखा भी देता हूँ। वो होता है हमारे पास W डिवाइडेड बाय क्यू इन, ठीक है, और W हमारे पास इक्वल होता है क्यू इन माइनस क्यू आउट डिवाइडेड बाय क्यू इन। क्यू आउट हमें गिवन है 600, क्यू इन हमें गिवन है 800। यार मैं बहुत जो है ना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो यार जल्दी से सपोर्ट दिखाया करो। सो 25% इज द करेक्ट आंसर। ऊपर वाला जो एमसीक्यू था, इससे ऊपर वाला कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये वाला, ये आपके पास आंसर आ गया इसका। और इससे ऊपर वाला मैक्सिमम वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड इन द प्रोसेस कॉल्ड एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है जी। और इसी के साथ बाकी एमसीक्यूज के अभी आंसर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब आगे देखें जी, यंग्स डबल स्लिट का मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई आप लोगों को यंग्स डबल स्लिट की चीजें आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, और यंग्स डबल स्लिट की चीजें आप लोगों को रिलेटेड पता होनी चाहिए। वो ये कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ, यानी कि यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट किसकी डिवीजन के ऊपर बेस करता है। ऑप्शन देखें, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी या वेवलेंथ, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में दें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज प्रूव्स द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट। ऑप्शंस देखें, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन या डायफ्रैक्शन। Colored fringes observed in soap bubbles are the example of option A diffraction, option B interference, option C polarization, option D reflection. During a sunny day we see the objects in a classroom even when all the electric lights are off due to, भाई जब दिन होता है या सनी डे होता है हमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों, क्या वजह है उसकी, हमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आगे देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ, यानी कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर बेस कर रहा है, वेव फ्रंट, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या स्पीड ऑफ लाइट। देखें आप लोग खुद से आंसर कमेंट्स में करेंगे तो आपको समझ भी आएगी कि भाई मेरी कितनी तैयारी है, और फिर बाद में आप आंसर्स मैच करने जो मैं नीचे दिखाऊंगा। In the Young's double slit experiment, the separation between the slits is halved and the distance between the slits and the screen is doubled. The fringe width is, अच्छा जी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। वो ये कह रहा है जनाब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और सेपरेशन जो है स्लिट्स के दरमियान वो हाफ कर दी गई है, और डिस्टेंस जो स्प्लिट के दरमियान डिस्टेंस जो है और जो स्क्रीन डिस्टेंस जो है स्क्रीन का और स्लिट के दरमियान का वो डबल कर दिया गया है। तो जो फ्रिंज की विड्थ है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, अनचेंज, डबल या क्वाड्रपल्ड। Signal from a remote control to a device operated by it travels with the speed of sound, light, ultrasonic या supersonics। बहुत आसान। अच्छा जी, ये कभी कभी सवाल आ जाता है, वो ये कह रहा है लाइट ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग फॉर विच द स्लिट spacing is equal to 3 lambda. What is the sign of the angle between the second order maximum and the normal? अच्छा जी, अब इनके आंसर भी देख लेते हैं नीचे, लेकिन अभी और एमसीक्यूज भी हैं जनाब। Which of the following gives 3 regions of electromagnetic spectrum in order of increasing wavelength? Visible radiation, gamma rays, microwaves, visible radiation, radio waves, ultraviolet, X-rays, ultraviolet, infrared microwaves, visible radiation, gamma rays, radio waves. 2 microchromatic radiations X and Y are incident normally on the diffraction grating. The second order intensity maximum for X coincides with the third order maximum for Y. What is the ratio? वेवलेंथ ऑफ एक्स डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ वाई करें, ठीक है जी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ वाई। सही है, बहुत आसान है एमसीक्यू। आगे, द टिप ऑफ अ नीडल डज नॉट गिव अ शार्प इमेज, इट इज ड्यू टू, ऑप्शन देंगे पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन। चले जी हम ऊपर से आते हैं जरा, ऑप्शन देखते रहते हैं। अच्छा जी, द प्रिंसिपल ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो बेस है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ वेवलेंथ। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, नीचे देख भी लेते हैं, ये देखें ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आप देखें
नेक्स्ट एमसीक्यू में देखते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू में देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज प्रूव द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट। ये नेट 6 में सवाल आया हुआ है, सो इंटरफेरेंस इज द करेक्ट ऑप्शन, नेट 6 में आया हुआ था। कलर्ड फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड इन सोप बबल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ कलर्ड फ्रिंजेस। तो ये इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास है किसकी भला, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। सही है जी। नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं, आप यहाँ पर जो है यहाँ से देख सकते हैं इसको पॉज करके। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट वाला एमसीक्यू में, सेकंड लास्ट वाला एमसीक्यू में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप देखें, सेकंड लास्ट वाला नहीं, हाँ सेकंड लास्ट वाले, ये कौन सा साइन हमें चाहिए, साइन ऑफ थीटा हमने निकालना। तो सिंपल आपने फॉर्मूला आपने याद रखना है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा एंड यू गॉट द आंसर। ये बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज, ये जितने भी एमसीक्यूज हैं ये नेट 4 में, नेट 6 में भी आए हुए और 30 जून वाले कॉम सेट के टेस्ट में भी आए हुए। ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज, हीट का ऐसा यूनिट हमारे पास पता है क्या होता है, हमें जाउल होता है, ना वॉट होता है, ना वोल्ट होता है, ना न्यूटन होता है, सो जाउल इज द करेक्ट ऑप्शन। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यानी कि कौन सी ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि मैटर और एनर्जी की प्रॉपर्टीज से डील करती है, उसको हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ फिजिकल साइंसेज, सो फिजिकल साइंस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखें जी, विच ब्रांच ऑफ द साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग, फिजिक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल द साइंसेज विच प्रोवाइड्स द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल लॉज टू अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस इज डैश, बायोलॉजी, फिजिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर केमिस्ट्री। So physics is the correct option. The branch of physics deals with highly energetic ions is called, ये आपको फिजिक्स की जितनी भी टाइप्स है ना, चाहे वो प्लाज्मा फिजिक्स है, जियो फिजिक्स है, जितनी भी टाइप्स हैं वो आपको उसकी डेफिनेशंस कम से कम पता होनी चाहिए, ठीक है। The dash branch of the physics deals with the nuclear particles such as neutrons, protons and nucleus. So nuclear physics is the branch of the physics that deals with the nuclear particles. The branch of physics that deals with the properties of gravitational फील्ड थ्योरी जो है वो ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल से डील करती है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड डैश, बायोलॉजिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, सेल सिस्टम्स, एलिमेंट्री फिजिक्स। तो बायोलॉजिकल साइंसेज इज द करेक्ट ऑप्शन। द फिजिक्स ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं जी। स्टडी ऑफ लिविंग साइंसेज रिलेट्स विद बायोलॉजिकल साइंस। द फर्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स वाज रिलेट्स विद बायोलॉजिकल साइंस, सॉरी, द फिजिक्स ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। स्टडी ऑफ लिविंग साइंसेज रिलेट्स विद बायोलॉजिकल साइंस। नीचे चलते हैं जनाब। द फर्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स वाज रिटन बाय एरिस्टोटल इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैसलेस, यानी कि कौन सी ऐसी चीज है जिसका कोई मैस ही नहीं है, मैसलेस है। तो फोटोन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेम द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। So option B, acoustics, is the correct option. The formula of interconversion of centigrade and Fahrenheit is, option B is the correct option. F minus 32 by y is equal to 6 by 5. The unit of coefficient of linear expansion or volume expansion. अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि यूनिट क्या है भाई लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन का। जो ऑप्शन बी K-1 इज द करेक्ट ऑप्शन। लीनियर एक्सपेंशन अकर्स इन व्हाट, सॉलिड, लिक्विड, बोथ या नन ऑफ दीज। सो आपके पास जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉलिड। When body is in motion, dash always changes. ये नेट 6 में आया हुआ सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी कि भाई जब बॉडी मोशन में हो तो क्या चीज़ चेंज होती है, इट्स पोजीशन वेक्टर चेंजेस, ठीक है जी। पोजीशन वेक्टर जो है वो इसका चेंज होता है। अ मैन इज इन अ कार। अच्छा, इस तरीके के आपको न्यूमेरिकल एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, कोई मुश्किल नहीं मिलेंगे, कोई इसमें आपको इतना नहीं होगा कि भाई आपको सर खपाना पड़ेगा, आसान होंगे। अ मैन इज इन अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी। अच्छा, मैन एक गाड़ी में है और भाई वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर और उसकी स्पीड निकालनी है, बहुत आसान है। तो स्पीड विद रिस्पेक्ट टू कार इज हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू कार, ये तो जर्नल है कि जीरो होगी। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, यानी कि एरिया जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम बनाए तो क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटीज बिकम्स इक्वल व्हेन बॉडी हैज जीरो एक्सीलरेशन। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटीज, जो कि आप लोगों के साथ ब्रॉडकास्ट चैनल व्हाट्सएप पे मैंने चीज़ शेयर की थी। अगर आप उसमें ऐड नहीं है तो आप नीचे दिए हुए लिंक में क्लिक करें, आप उसमें ऐड हो जाएंगे। अच्छा जी, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स वॉल्यूम, डेंसिटी, मास या टेम्परेचर। सो मास इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन। भाई लॉज ऑफ मोशन, चाहे वो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, इसी के साथ साथ जितने भी लॉज हैं और कंजर्वेशन के लॉज हैं वो पता होने चाहिए, मैं आपको पहली बात बता रहा हूँ। सो इनर्शिया इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेज इन नेचर। अच्छा जी, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन किस तरीके से निकालते हैं, आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है ना, ठीक है। फोर्स जो है वो हमारे पास, मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ अगर लिखा जा सकता है, हाँ, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है। मास का क्या, ये है हमारे पास डायमेंशन m, और हमारे पास एरिया की क्या है LT-2। सो MLT-2 इस तरीके से होता है। LT-2 का मतलब क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। सॉरी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं
इसको बंद करते हैं और नीचे चलते हैं। ये हम कहाँ चले गए, अच्छा हाँ यहाँ देते ना हम, अच्छा जी। सो नीचे चलते हैं जनाब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायरेक्शन ऑलवेज। सो भाई फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज सेम होती है। द कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज बी इलास्टिक इफ द बॉडीज आर, देखो इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन का मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने लाजमी तौर पर करनी है। सॉलिड एंड हार्ड, when car takes turn around a curved road, the passenger feels a force acting on them in a direction away from the center of the curve. It is due to, अच्छा वो देखें, वो ये कह रहा है जब गाड़ी जो है वो कर्व रोड पे टर्न लेती है, मोड़ लेती है, तो पैसेंजर जो है वो हमेशा जो है ना एक्टिंग ऑन देम इज अ डायरेक्शन अवे, यानी कि जब आप फॉर एग्जांपल आप राइट मोड़ रहे हैं, राइट की तरफ टर्न ले रहे हैं, तो पैसेंजर हमेशा लेफ्ट की तरफ जाता है। इसलिए ड्यू टू व्हाट, पैसेंजर ऑपोजिट क्यों जाता है हमेशा, तो इट इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली होती है क्या, जो कि आपको सर्कल से बाहर निकाल दे, और सेंट्रीपिटल होती है जो विद इन द सर्कल रोटेट करे। ये बात हमने अपने जूम सेशन में बात करी थी। व्हाट इज द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, स्ट्रेट लाइन होती है हमेशा, स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन, ठीक है जी। विच शोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द फ्लाइट टाइम एंड द मैक्सिमम हाइट, ये सवाल प्रोजेक्टाइल मोशन से है बेसिकली। सो h इज इक्वल टू GT2/8। आगे चलते हैं, टेकिंग ऑफ रॉकेट, रॉकेट को टेक ऑफ करने के लिए क्या लॉ एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन का सवाल इस तरीके से आता है, in for which the range and the maximum height becomes equal, tan inverse 1/4, tan inverse 4 is the correct option, ठीक है जी, tan inverse 4 ऑप्शन बी। डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकंड्स, ये आराम से आप निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकालना है आपने, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है और 2 सेकंड्स का टाइम है, सो 19.6 मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्लाइट ऑफ अ रॉकेट स्पेस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगेन मैं बताऊंगा कि लॉज ऑफ मोशन आप लोगों को अच्छे तरीके से आने चाहिए। एट विच एंगल द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, ये सवाल नेट 7 में आया था, तो 45 डिग्री के एंगल में जो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल होती है वो मैक्सिमम होती है। टाइम रेंज ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब P/m और P/t, ठीक है जी। सो इट इज इक्वल टू फोर्स। Why ballistic missile fails in some circumstances of precision, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जो मिसाइल है वो फेल हो जाता है प्रिसीजन की वजह से। A body is moving with uniform velocity, its dash speed changes, acceleration changes, displacement from origin changes. So displacement from origin जो है वो उसका चेंज हो जाता है। When velocity time graph is a straight line parallel to time axis, then dash acceleration is constant, बिल्कुल भी नहीं। acceleration is variable, बिल्कुल भी नहीं। acceleration जीरो हो जाती है, क्योंकि देखिए velocity time graph straight है, पैरेलल है टाइम एक्सिस के, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन उसकी जीरो है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। विच लॉ ऑफ मोशन, यार लाइक कर दो यार, अभी भी अगर लाइक नहीं किया। विच लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। न्यूटन्स लॉ डू नॉट होल्ड गुड फॉर पार्टिकल्स मूव विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बताता है ना। सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स की नहीं बताता, वेलोसिटी की नहीं बताता, बोथ फोर्स एंड एक्सेलरेशन की नहीं बताता। सो बेसिकली एक्सेलरेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। मोमेंटम किस चीज पे डिपेंड करता है, P इज इक्वल टू mv, बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन इट्स डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड्स विद, देखिए जब बॉडी मूव करे स्ट्रेट लाइन में तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में कोलाइड या कोइंसाइड हो जाते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, ड्यूरिंग लॉन्ग जंप एथलीट रन्स बिफोर टेकिंग अ जंप, बाय डूइंग सो ही, भाई वो जब लॉन्ग जंप लेनी होती है एथलीट्स ने तो पीछे से वो भाग के क्यों मारते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं जंप ले लेते वो, तो इस वजह से नहीं लेते क्योंकि उनका मोमेंटम जो है वो इंक्रीज उस वक्त नहीं होता। मोमेंटम इंक्रीज करने के लिए वो लॉन्ग जंप लेने से पहले भागते बहुत है। When collision between the bodies in a system is inelastic in nature, then for system dash momentum changes but kinetic energy remains conserved. Kinetic energy changes but momentum remain conserved. Both momentum and kinetic energy changes. Both momentum and kinetic energy remains conserved. बहुत आसान है भाई कि काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होती ही होती है क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है, और मोमेंटम लेकिन कंजर्व रहता है, क्यों, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है। ठीक है जी, समझ आ गया। The acceleration in a rocket at any instant is proportional to the nth power of the velocity of expelled gases. What is the value of n must be? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो n की जो वैल्यू है 1 होगी, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल है nth पावर ऑफ द एक्सपेल्ड गैस के। सो 1 इज द करेक्ट आंसर। अगर तो इस वीडियो पे आप लोग मुझे अच्छा रिस्पांस देते हैं तो मैं जल्दी से एक और वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं। अदरवाइज रात को आप लोगों को दूसरी वीडियो देखने को मिलेगी जो कि केमिस्ट्री, कंप्यूटर और एनालिटिकल पोर्शन के ऊपर होगी। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।